नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल हम लोगों ने हेमोराइड्स अर्श के बारे में चर्चा की थी, उसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा की थी। आज हाइपरथायरॉयडिज्म एक गंभीर व्याधि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं, पहले उनको ले लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा 28 इयर्स का मेल पेशेंट है। डीएनएस म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी से ग्रसित है। बोथ मैक्सिलरी साइनस भी है उनको। टिनिटस का प्रॉब्लम भी है। तो पहले समझ लेते हैं डीएनएस क्या है। डीएनएस मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम। Deviated nasal septum is the most common cause for the nasal obstruction. जब पेशेंट सोता है उस वक्त अगर किसी को डीएनएस हो तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होने से रोगी को बड़ी तकलीफ होती है। इट लीड्स टू माउथ ब्रीदिंग। जब नासा अवरोध होगा तो मुख से सांस लेना पड़ेगी। स्नोरिंग एंड एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। टिनिटस क्या है? टिनिटस इज द रिंगिंग और बजिंग नॉइज इन वन और बोथ ईयर्स दैट में कांस्टेंट और कम एंड गो। एक प्रकार की दोनों कानों से या एक कान से आने वाली आवाज़ें हैं जो कान से आती हैं, रिंगिंग या बजिंग टाइप की। कभी ये लगातार रहती हैं और कभी थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर जो है अपने आप ही स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। ऑफन एसोसिएटेड विद हियरिंग लॉस। जब कम सुनाई देने लगता है तब ये ज़्यादा मात्रा में उत्पत्ति इनकी होती है। होता क्यों है? तो एक तो मैंने बताया आपको हियरिंग लॉस और लाउड साउंड में समय व्यतीत करना। बहुत आवाज़, जैसे ट्रेन की आवाज़, हवाई जहाज़ की आवाज़, बहुत समय तक वहाँ उपस्थित रहने से ऐसे रिंगिंग साउंड आना प्रारंभ हो सकती है। या हेड इंजरी हो जाए, टू मच ईयर वॉक्स ज़्यादा हो, कान में मैल का ज़्यादा जमावट हो, और कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी इस प्रकार की रिंगिंग या बजिंग साउंड कानों से आती रहती है। इसको बोलते हैं टिनिटस। आइए पहले डीएनएस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेजल सेप्टम थोड़ा तिरछा हो जाता है, नाम से स्पष्ट है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ऐसी अवस्था में पेशेंट को नस्यकर्म कराना चाहिए। नस्यकर्म करने के लिए अवपीड़न नस या धमापन नस। अवपीड़न के लिए वायविडंग, शिग्रू और वचा, इनको बराबर मात्रा में लेकर के करीब 2 चम्मच और भिगो के रख दें। एक दिन पहले प्रातःकाल उसको मसल के छान लें और 6-6 बूंद की मात्रा पेशेंट को देना है। 2 दिन स्नेह नस दीजिए और प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस। इस तरह से 21 दिन का कोर्स आप करेंगे तो डीएनएस में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ रोगी को सेवन कराएं। इसके अलावा एक काढ़ा इसमें जरूर देना चाहिए। इसमें मुलैठी, गिलोय और कंटकारी, इनका योग कोट कर लें
4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को देवें तो डीएनएस में निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। लगातार 3 महीने तक ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। टिनिटस ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें नस्यकर्म तो फायदा करेगा ही। इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल से नस्यकर्म करना है, इसमें शोधन नस्य नहीं करना है, ब्रह्मण नस्य ही करना है। ब्रह्मण नस्य अणु तैल से, इंद्रिय वर्धक तैल से या ब्राह्मी तैल से आप प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 बूंद सुबह शाम दोनों टाइम 20-21 दिन तक लगातार डालें, इसमें बड़ा फर्क होगा। शिरा तर्पण से भी इसमें बड़ा लाभ मिलता है। शिरोधारा, कंटिन्यू फ्लो ऑफ द ऑयल ऑन द फोरहेड, अश्वगंधा बलादि तैल, महामास तैल या नारायण तैल से शिरोधारा ऐसे पेशेंट में करें तो लाभ होगा। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध के साथ देवें, इससे भी बहुत लाभ होता है। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, केवांच बीज चूर्ण 100 ग्राम, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को दें, इससे भी पेशेंट को लाभ प्राप्त हो। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। डॉक्टर चंद्रकला, उनका एक पेशेंट है, बहुत ही हार्ड स्टूल होता है, बर्निंग सेंसेशन भी होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। तो निश्चित है पित्तानुबंध विबंध है और विबंध के लिए तो सबसे पहले दीपन पाचन औषधि दिए 5 दिन, पंचकोलक्वाथ दीजिए 5 दिन, 30 ml की मात्रा में खाली पेट दोनों टाइम। निरामावस्था प्राप्त होने के पश्चात त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद 3 दिन स्वेदन कराएं और उसके बाद फिर विरेचन कल्प देवें। फिर संसर्जन क्रम, और संसर्जन क्रम करने के पश्चात यदि रोगी ठीक हो गया तो ठीक, अन्यथा एरण्य मूलादि वस्ती और अनुवासन वस्ती के रूप में 10 मूल तेल 30 ml, ये कालवस्ती क्रम के हिसाब से 16 वस्ती दे दीजिए। इससे निश्चित रूप से जो जलन है पेशेंट की, बर्निंग सेंसेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, वो ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात एरंड भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच रात को रोज आना देते रहें, जिससे मल का डिपोजिशन नहीं होगा और विबंध की शिकायत पेशेंट में नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर अजमोदादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लौण भास्कर चूर्ण आदि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दाढ़ीमाष्टक चूर्ण बहुत ही उपयोगी है, दीपन पाचन करता है, अनुलोम भी करता है और खाना अच्छा लगने लगता है अगर अष्टांग लवण लेते हैं। चित्रकादिबटी 2 गोली सुबह शाम। पंचारिष्ट भी बहुत अच्छा फायदा करता है, 4 चम्मच पंचारिष्ट, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। तो निरंतर सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। साथ ही फास्ट फूड, जंक फूड, बेसन, मैदा, जो गरिष्ठ भोजन है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के.एन. गंगवार, उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि आईटीबी के पेशेंट में जो आपने ट्रीटमेंट बताया था उससे बड़ा लाभ हुआ है। आईटीपी मीन्स इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें मैंने गिलोय सिद्ध माहिस घृत बताया था, पंचतत्व क्षीर बस्ती भी देने के लिए बताया था और स्वर्ण शेखर का योग बना के भी बताया था। और ये ट्रीटमेंट गंगवार जी ने किया पेशेंट पे और उनको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। तो आप भी इसका अनुसरण आप पेशेंट से कर सकते हैं। डॉक्टर विजय सैनी, ओलिगोमेनोरिया और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ओलिगोमेनोरिया is
infrequent menstruation. More strictly, it is menstrual periods occurring at intervals of greater than 35 days. 35 दिन के बाद अल्प मात्रा में पीरियड्स आते हैं पेशेंट में, और इसी को बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ऐसे पेशेंट में शोधन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, और हार्मोन्स डिसऑर्डर के लिए शोधन से चिकित्सा अच्छी कोई नहीं हो सकती। पेशेंट में वमन ओवरीचन कराएं और उसके बाद फिर लेखन वस्ती का प्रयोग करें। साथ साथ में रजा प्रवर्तनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, एलोवेरा का जूस 10 ml दिन में 2 बार लेवें, कुमारी आसो 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। इससे मेंसेस जो है वो रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन शोधन कराना, जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, शोधन चिकित्सा से ही वो लाभ उनमें मिल पाता है। दूसरा, उन्हें डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। डायबिटीज़ के 2 प्रकार के पेशेंट हैं, एक तो बलवान और एक अल्प बल वाले। बलवान व्यक्तियों में जिसमें दोष बलवान हो, दूसरे बलवान हो, ऐसी अवस्था में शोधन कराना चाहिए। और जो बलवान नहीं हो, अल्प बल वाले हों, तो वहाँ संक्रमण चिकित्सा करना चाहिए। स्थूल प्रमेय ही बलवान है कहा कृषस्थई का परिदुर्बलस्य संभ्रमणम तत्व कृष्ण कार्यम संशोधनम दोष बलाधिक संशोधनम नाहरति अप्रमेय ही तस् क्रिया संसमनी प्रयोज्या मंथा कषाया यवचूर्णलेहा प्रमेय शांति लघु से भक्ष्या। तो बहुदोष अवस्था में वमन और विरेचन पेशेंट में कराएं, और प्रमेहग्न वस्ती ये अल्प बल वालों को भी संक्रमण चिकित्सा में भी औषधियों से ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, साथ में प्रमेहग्न वस्ती का भी प्रयोग करें। या चरक सिद्धि स्थान 8 श्लोक नंबर 8 में ये वस्ती देख सकते हैं, या मेरी किताब में भी इसका वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर 1 साल का डायबिटीज़ है, क्रोनिसिटी है, तो ऐसा पेशेंट बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बहुत पुराना यदि होगा तो निश्चित है दवाइयाँ आपको निरंतर देनी पड़ सकती हैं। औषधियों में मामज्जक घनबटी और गुणमार घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। बसंत कुसुमाकर 125 मिलीग्राम, इसके अलावा शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम। ये 1 पुड़िया है। ऐसी दिन में 2 पुड़ियाँ या 3 पुड़ियाँ शहद के साथ आप पेशेंट को दे सकते हैं। मधुमेहारी चूर्ण एक आता है मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा है। 1 चम्मच भोजन के पहले दोनों टाइम आप दें। डायबेकॉन टैबलेट आती है हिमालय की, 2-2 गोली दिन में 2 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन इसमें निदान परिवर्जन बहुत ही आवश्यक है। निदान परिवर्जन कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिठाई, शक्कर से बनी हुई चीज़ें, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पेशेंट को डेली कम से कम 2 से 4 किलोमीटर तक घूमना चाहिए। संभव ना हो तो आप योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान आदि का भी प्रयोग आप ऐसे पेशेंट में कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आधा तो ट्रीटमेंट है और आधा आपका आहार विहार, उससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर अनुराधा रेड्डी ने पूछा है कि लहसुन से रस निकालने के लिए क्या हम थोड़ा पानी मिला सकते हैं।
पानी नहीं मिलाना चाहिए। अधिक मात्रा में लहसुन लेकर के आप मिक्सर में पीस लीजिए बारीक से और फिर कपड़े से छान लीजिए तो उससे रस निकल जाएगा। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो वो ज़्यादा दिन तक रस नहीं रह सकता, खराब हो सकता है। इसलिए पानी न डालें और डालना ही पड़े तो बहुत ही अल्प मात्रा में डालकर रस निकाला। आपका कहना सही है, पानी डालने से अच्छा रस निकलेगा, लेकिन उसमें पानी आ जाने से वो जो औषधि आप तैयार करेंगे, जैसा आपको मालूम है, अदरक सुरस, नींबू सुरस, लहसुन सुरस और एप्पल का सिरका बराबर मात्रा में ले लें। मान लीजिए 100 ml लिया तो 400 ml हो गया और धीरे धीरे पका करके 200 ml लाएं। ठंडा होने पर इतना ही शहद मिला दें और ये रस जो है बहुत ही, जहाँ भी अवरोध है रक्तवाह संस्थान में, वहाँ निश्चित रूप से ये बहुत ही फायदेमंद है। मैंने कई पेशेंट को इसका प्रयोग किया है। लक्ष्मण राजपुरोहित जी, 5 से 7 दिनों का आभ्यंतर स्नेहपान कराने के बाद क्या हम सीधा विरेचन दे सकते हैं बिना स्नेहन स्वेदन किए हुए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपने आभ्यंतर स्नेहपान किया, दोषों को उत्क्लेशित किया, लेकिन कोष्ठ में वो जब ही आएंगे जब आप स्वेदन करेंगे। जो क्लिनिक दोष हैं वो स्वेदन से पिघल करके कोष्ठ में आते हैं। जिस प्रकार एक सूखी लकड़ी को स्नेह लगा के फिर स्वेदन करने से आप सीधा कर सकते हैं, वैसा ही ये शरीर है। शुष्कन्याभि काष्ठानि स्नेह स्वेदोपादानि नमयन्ते यथा न्यायम किम पुनरुत्तराम। तो पहले स्नेहन कराने के बाद स्वेदन कराना आवश्यक है। सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाए तो विरेचन में 3 दिन तक वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराना चाहिए। मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल, परसों और नरसों 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करना चाहिए और उसके बाद ही विरेचक औषधि देना चाहिए। अभी 3 दिन क्यों कराते हैं? वो इसलिए कि स्नेह के दौरान कफ की वृद्धि हो सकती है और कफ को नाश करने के लिए लघु आहार और 3 दिन रेस्ट पीरियड चाहिए ताकि जो वृद्ध कफ है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि अगर कफ उपस्थित है आमाशय में तो जब हम विरेचक को औषधि देंगे तो जो कफ है वह भी ग्रहणी में पहुंच जाएगा, ग्रहणी को आवृत कर लेगा। परिणाम स्वरूप में ग्रहणी रोग जैसा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए याद रखिए, अभ्यंग करने के बाद जैसे कहा है, आद्रम काष्ठम यथा अग्नि विस्यंदेत सर्वदा तथा स्निग्धस वही दोषान स्वेदो विस्यंदेत स्नान। गीली लकड़ी को एक सिरे में जलाया जाए तो दूसरे सिरे से चू चू करके द्रव बाहर निकलता है और यही स्वेदन का कार्य शरीर के अंतर्गत भी होता है। स्वेदन कराने से विभिन्न स्रोतों में चिपके हुए दोष पिघल करके कोष्ठ में आते हैं और फिर बाद में बावन विरेचन करा करके हम बाहर निकाल देते हैं। तो स्वेदन कराना, वाह्य अभ्यंग और स्वेदन कराना बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न है उनका, अनुराधा जी का, नहीं, लक्ष्मण राजपुरोहित जी का। ऋतु के अनुसार से रसायन कल्प ताकि उस ऋतु की व्याधियां न हो। तो ऋतुचर्या का वर्णन बहुत सुंदर आचार्य चरक ने किया है कि कौन से ऋतु में क्या चीज नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक रसायन कल्प की बात है, त्रिफला रसायन और आमल की रसायन, ये 2 रसायन ऐसे हैं कि कहीं भी किसी ऋतु में आप दे सकते हैं और इसमें निश्चित है रासायनिक गुण भरपूर मात्रा में रोगी में पहुँचते हैं जिससे ऋतुजन्य व्याधियाँ नहीं होती। बसंत ऋतु में निम्ब पत्र, निम्ब जो कोपल होते हैं, मुलायम नीम के पत्ते होते हैं, 4-5 रोजाना प्रातःकाल खाना चाहिए बसंत ऋतु में। इसके अलावा छोटी हरड़ रात्रि में सोते टाइम डेली लेना चाहिए, सुबह लें खाली पेट में और रात्रि में सोते टाइम।
बसंत ऋतु में। इससे कफजन्य व्याधियाँ नहीं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में वायु की वृद्धि होती है, विबंध हो सकता है, पित्त की भी वृद्धि होती है, पैतृक रोग हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में हरितकी और गुड़ बराबर मात्रा में 5 ग्राम हरिती 5 ग्राम गुड़ सुबह प्रतिदिन आप लें ग्रीष्म ऋतु में। इसके अलावा नींबू और पानी का शरबत या नींबू पानी और थोड़ा सा ग्लूकोज डाल लें, इसको सेवन करें। वर्षा ऋतु में वायु की वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था में अदरक और नींबू स्वरस, अदरक का पीस लें और उसमें नींबू मिला करके थोड़ा सा नमक मिला लें और इसका सेवन करें। हरितकी चूर्ण और सेंधौ, हरितकी चूर्ण 5 ग्राम, सेंधौ 2 ग्राम मिला करके पानी के साथ इसका सेवन करें। शरद ऋतु में धनिया, सौंफ और मिश्री। धनिया 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम बड़ी सौंफ बारीक पीस लें और 100 ग्राम ही मिश्री इसमें मिला दें। 1 चम्मच सुबह शाम को आप लेंगे तो शरद ऋतु के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद केला, इलायची के साथ लेना चाहिए शरद ऋतु में, ये भी बड़ा फायदा करता है। और हेमंत शिशिर ऋतु में ठंड का सीजन होता है। ऐसी अवस्था में खजूर और आंवले का मुरब्बा बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद रसायन के रूप में त्रिफला रसायन, शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध के साथ दोनों टाइम। इसके अलावा यष्टि मधु और त्रिफला, यष्टि मधु और त्रिफला बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच सुबह शाम को दें। अभ्यामलक रसायन भी हेमंत और शिशिर ऋतु में उपयोगी है। चित्रक रसायन और हरड़ और गुड़, हरड़ का चूर्ण 5 ग्राम, गुड़ 5 ग्राम दिन में 2 बार सेवन कराएं। तो इस तरह से कुछ योग हैं जो कि ऋतु अनुसार से प्रयोग हमको करना चाहिए। आरोग्य आयुर्वेद, उनका प्रश्न है कि आमलक्यादि रसायन और आमलकी रसायन क्या एक ही है? ये एक ही, अलग अलग नहीं है। लेकिन आमलक्यादि रसायन बनाना कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आरोग्य आयुर्वेद है, आप दवा भी बनाते होंगे तो आपको ज़्यादा मालूम होगा। आमल की रसायन 2 तरीके से बनाई जाती है। पहला जो इम्पोर्टेंट है, जो वास्तव में आमल के रसायन है, चरक ने वर्णित किया है, उसकी बनाने की विधि ये है कि पलाश का एक तना काट लीजिए और उसमें छिद्र करके जितना हो सके होल तैयार कर लीजिए और इस होल के माध्यम से जितना प्रवेशित करा सकें आंवले को प्रवेश कराइए। आंवले को अंदर तने के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद जो छिद्र आपने बनाया है उसको पलाश की छाल से और ऊपर कपड़ मिट्टी बंधन कर दें, कपड़ मिट्टी बंधन कर दें और सुखा दें। इसके बाद उपले इकट्ठा करके जब ये सूख जाए पलाश की लकड़ी, तब उपलों के माध्यम से उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जब ठंडा हो जाए तब आंवले को निकाल लीजिए। फिर आंवले की गुठली निकाल करके जो आंवले के गूदा है वो अलग कर लीजिए और इसमें 1.5 गुना शहद, अगर 100 ग्राम आंवला है तो 150 ग्राम शहद और 100 ग्राम शुद्ध घृत, बराबर मात्रा में घृत और 1.5 गुना शहद मिला करके इसको चटनी नुमा बना लीजिए और कांच की शीशी में भर कर रख लीजिए और ये 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। ये श्रेष्ठ रसायन है, बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन इस विधि से बहुत कम लोग बना पाते हैं। कुछ अमुक चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद प्रेमी हैं, वो बनाते हैं। दूसरी विधि, आंवले को पानी में बॉईल कर लीजिए। जब वो बॉईल हो जाए
तो गुठली निकाल लीजिए और आंवलों को सुखा लीजिए। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसका चूर्ण बना लीजिए और आंवले के सुरस के साथ 21 भावना दीजिए। माने चूर्ण तैयार किया और इतना रस डालिए कि वो चूर्ण डूब जाए और उसके बाद अच्छी घुटाई करिए खरल में, फिर उसको सुखा दीजिए। ये एक भावना हुई। उसके बाद फिर खरल में डालिए चूर्ण को और फिर आंवले सुरस को डालिए और फिर घुटाई करिए अच्छी तरह। इस तरीके से 21 भावनाएं। अब पता नहीं जो बाजार में हमको उपलब्ध है, जो कंपनियां बनाती हैं, पता नहीं वो 21 भावना देती हैं कि नहीं देती हैं, एक अलग बात है। लेकिन चूंकि आप, हो सकता है आप औषधि बनाते हो आरोग्य आयुर्वेद, तो ये आप जरूर बनाएं और इसका प्रयोग प्रत्येक ऋतुओं में कर सकते हैं, प्रत्येक रोगों में कर सकते हैं। और जो वास्तव में जो गुण हैं रसायन के, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वयः प्रभावर्ण स्वरूदारम देहेन्द्रिय बलप्रदम वाक्सिद्धिम प्रणितम कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायु सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ये जो गुण है ये वास्तव में आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। हेमलता जीएस का प्रश्न है, स्मॉल कैल्सिफाइड पार्ट इन स्प्लीन। स्प्लीन में कैल्सिफिकेशन कई बार हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में रोहितकारिष्ट और भूनिम्बादिक्वाथ 4-4 चम्मच 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दीजिए। यकृत प्लीहारी लौह, शोथारी लौह और सलेज इत्यादि लौह 250-50 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी 2 सुबह शाम को और सरपुंखा क्षार, सरपुंखा का क्षार 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे कैल्सिफाइड जो स्प्लीन है, वो उसका जो बढ़ा हुआ पारुषण है वो निश्चित रूप से कम हो जाता है। लक्ष्मण कोटकल में साउथ इंडिया में उन्होंने देखा है कि बहुत सारी प्रवाही औषधियों को एक ही बोतल में भर कर दे देते थे। वैसे अलग अलग देना चाहिए, पर अगर 2 आसोअरिष्ट मिला देते हैं 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 2-3 मिलाएंगे, 4 मिलाएंगे तो पता नहीं कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा। तो बेटर है कि अलग अलग प्रवाही जो औषधियाँ हैं वो देना चाहिए। आयुषी शाह, एब्डोमिनल वॉल एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। पहले आप समझ लें कि एब्डोमिनल वॉल एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एब्डोमिनल वॉल एंडोमेट्रियोसिस, जिसको AWE भी कहते हैं, ये बहुत ही, इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन दैट ऑकर्स आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन और पेल्विक सर्जरी। जब आप सिजेरियन और पेल्विक सर्जरी करते हैं तो जो स्कार बन जाता है उसके आसपास मांस, अनवांटेड मांस वहाँ बढ़ जाता है और उसी को हम एब्डोमिनल वॉल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसमें कैशोर गुग्गुलू, कांचनाद गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। इसके अलावा स्लज इत्यादि लौह, शुद्ध काशीस और टंकण 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ पेशेंट को देवें। 10 मूल क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देना चाहिए। तो इससे एंडोमेट्रियल वॉल एंडोमेट्रियोसिस ठीक होता है। डॉक्टर हरीश चंद्र, उन्होंने पूछा है स्प्लिट एंड्स इन एंड हेयर ग्रोथ। तो आप समझ लीजिए कि बालों के अंतिम हिस्से में स्प्लिटिंग मिल सकती है, लेकिन इसका प्रभाव हेयर ग्रोथ में नहीं पड़ता है। स्प्लिट एंड्स डू नॉट स्टॉप हेयर फ्रॉम ग्रोइंग। हेयर विल कंटिन्यू टू ग्रो बेस्ड ऑन योर हेयर ग्रोथ साइकिल वेदर और नॉट यू हैव स्प्लिट एंड्स। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है तो भी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्प्लिट एंड्स नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्प्लिट एंड्स जब हो जाते हैं पेशेंट में तो फ्रिजी, ड्राई और वर्स्ट टाइप के बाल दिखते हैं, वो अलग एक मैटर है, लेकिन इसका ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसी अवस्था में त्रिफला को रात्रि में पानी में भिगो दें और इसका अच्छी तरह कल्क बना के गाढ़ा गाढ़ा और पूरे सिरह प्रदेश में लगाएं। तो इससे जो स्प्लिटिंग हेयर्स में हो रही है वो कम हो जाएगी और साथ साथ में जो ग्रोथ है बालों की वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मस्तिष्क की क्रिया मैंने कई बार बताई है, मस्तिष्क का प्रयोग भी इसमें करना चाहिए। इसके अलावा आंवले की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, ब्राह्मी अवलेह 5 ग्राम दिन में 2 बार या च्यवनप्राश का सेवन पेशेंट में कराएं। अश्वगंधा कैप्सूल और गिलोय घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, ये भी बड़ा फायदा करेगा। डॉक्टर सुबोध शर्मा, उन्होंने कहा हरितकी वाला योग जो रसायन के लिए बताया था उसको फिर से बताइए। तो उसमें जो द्रव्य होते हैं हरितकी, सैंधव, आंवला, गुड़, वचा, विडंग, रजनी अर्थात हल्दी, पिपली और सुंठी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हरितकी, सैंधव, आंवला, गुड़, वचा, विडंग, हल्दी, पिपली और सुंठी, ये बराबर बराबर मात्रा में ले लें और इसका चूर्ण बना के रख लें। ये बहुत ही श्रेष्ठ रसायन है, कभी भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हरितकी नाम चूड़ानी सैंधवा अमल के गुणम वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेजम। तो ये श्रेष्ठ रसायन है, इसका प्रयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। शशिपुरी ने पूछा है कि एकांगवीर, महावात, विध्वंसन, आम वातारी कितने समय तक दे सकते हैं? तो 3 महीने तक लगातार इनका सेवन रस औषधियों का कर सकते हैं। फिर यदि जरूरत हो तो 7 दिन का गैप देके पुनः फिर स्टार्ट आप कर सकते हैं। सुनीता साहू जी ने पूछा है हर्बल शैम्पू और फेस ग्लो के लिए किस कंपनी के शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हिमालय और चरक, ये दोनों ही हर्बल शैम्पू और फेस ग्लो बनाती हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। रजनीश शर्मा जी ने प्रोस्टेटोमेगेली ग्रेड 2, MND, मोटर नर्व डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन है, 75 ईयर्स का पेशेंट है, कॉलीलिएथियसिस है, बहुत सारी बीमारी एक साथ हैं। ऐसे पेशेंट में सबसे पहले आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत से करा करके विरेचन करा दीजिए, हल्का विरेचन कराइए क्योंकि 75 ईयर्स ओल्ड हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन MND में भी लाभ होगा क्योंकि मृदु शोधन कराते हैं। देन कॉलीलिएथियसिस में भी लाभ प्राप्त होगा, प्रोस्टेट में भी लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद शोधन वस्ती का प्रयोग करें। इसमें तृणपंचमूलक्वाथ और वरुणाधिक्वाथ 50-50 ग्राम लेके काढ़ा बना ले 300 ml, गोमूत्र 50 मिलीलीटर 50 ml और 50 ml शहद, यवक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम मिला करके बस्ती देवें। ये तीनों में फायदा करेगा, प्रोस्टेट में भी फायदा करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी फायदा करेगा और कॉलीलिएथियसिस भी में फायदा करेगा। खास तौर से गाल ब्लैडर स्टोन के लिए कुटकी, शतावरी, गोक्षुर, पुनर्नवा और ककड़ी बीज, इनका चूर्ण बना लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आप सेवन करें तो बहुत फायदा होगा। और कॉलीलिएथियसिस के लिए एक टैबलेट GS ट्रिप्सी मेरी ही योग से एक कंपनी ने बनाई है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हमारे चिकित्सक जो हमारे साथ जुड़े हैं, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, जिनके पेश से रोज ये व्याख्यान होता है, उषा तभानी जी, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, डॉक्टर निशा जोशी, डॉक्टर गरिमा सैनी, डॉक्टर वंदना पाठक, सपना डिमरी, शीतल गुंजनवार, रेखा वर्मा, जगपाल सिंह, महेंद्र चतुर्वेदी जी, सोनल पटेल जी, शशिपुरी जी, इंद्रजीत प्रजापति जी, मोहम्मद शाही जी, सुनीता साहू जी, सलोनी गुप्ता जी, मनीष खरे जी, मनोरंजन साहू जी, शिल्पा पालस्कर जी, नवविंदरजीत कौर जी, बलविंदर सिंह मलिक, गरिमा सैनी, राजेश उपाध्याय जी, योगेश महाजन जी, सुनील रातौरी जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हरजीत सिंह ने कहा है कि बबूल वाले योग की मात्रा क्या होगी। ये अर्श के लिए मैंने बताया था, बबूल पत्ते और स्याह जीरा बराबर मात्रा में ले लें और इसको भूंज लें घी में, और फिर स्वाद के अनुसार से काला नमक मिला लें और इसकी मात्रा आधा चम्मच से 1 चम्मच, सीवियरिटी के आधार पर आप इसको कम बढ़ कर सकते हैं। ऐसा लगातार 3 महीना का प्रयोग कराएं तो पाइल्स में निश्चित रूप से फायदा होता है। अब आइए, आज का जो विषय है वो है हाइपर थायरॉयडिज्म। इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बड़ी गंभीर व्याधि है ये, और लगभग हर दूसरी तीसरी लेडीज़ को और जेंट्स को ये व्याधि होती है, लेकिन पुरुषों की तुलना में 5 गुना अधिक स्त्रियों में ये रोग पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये थायराइड ग्रंथि की विकृति है। जब थायराइड में उपस्थित T3 T4 थायरोक्सिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा अधिक उत्पन्न होने लगती है, तब ये तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म से शरीर के सभी संस्थान प्रभावित होते हैं, सभी संस्थान प्रभावित होते हैं। इसमें T3 T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, जिसकी मात्रा 4 से 12 तक होती है नॉर्मल मात्रा, और T3 ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी नॉर्मल मात्रा होती है 80 to 100। इसमें मुख्य रूप से थायरोक्सिन अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो तमाम प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। T3 की मात्रा T4 की तुलना में अधिक होती है। TSH भी, ये हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है ऐसी अवस्था में, जब थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ती है। इसके मुख्य कारण हैं ग्वाइटर डिसीज, ग्रेव्स डिसीज, थायरोडाइटिस, और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी थायरोक्सिन की मात्रा अधिक निकलना प्रारंभ हो जाती है। पित्त दोष की विकृति, आयुर्वेद के अनुसार से जो इसमें लक्षण प्राप्त होते हैं वो पित्त दोष की विकृति से होता है। ऐसी अवस्था में जठराग्नि तीव्र हो जाती है, जिसके कारण भूताग्नि और धात्वाग्नि क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, और धातु की इस क्रिया बढ़ जाने से, अग्नि की क्रिया बढ़ जाने से धातुपाक की क्रिया तीव्र हो जाती है, और इसकी वजह से धातुओं का क्षय हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर के भार में कमी होती है। पित्त वृद्धि के लक्षण भी इसमें प्राप्त होते हैं। आइए लक्षण का ज्ञान कर लें। तो ग्वाइटर और नोडुलर ग्वाइटर की उत्पत्ति, पाचन संस्थान में एपिटाइट, भूख कम लगना, परंतु भूख अधिक लगना, इसमें भूख ज़्यादा अधिक लगती है क्योंकि इसमें जठराग्नि तीव्र हो जाती है, लेकिन वेट लॉस होता है, अधिक मात्रा में मल का निस्सरण होता है, कभी कभी अतिसार हो सकता है। इसके अलावा अरुचि, वमन आदि के लक्षण मिल सकते हैं। मूत्रवाह और श्वसन संस्थान में क्या लक्षण मिलेंगे? तो पाल्पिटेशन, ट्रैकिकार्डिया, पल्स बहुत बढ़ जाती है, एंकेल ऑडिमा, एंजाइना, ड्राई, शरीर में ड्राई होना, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे लक्षण रोगी में, पेशेंट में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, इसमें नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, साइकोसिस, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, मस्कुलर वीकनेस, पीरियोडिक पैरालिसिस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। त्वचागत लक्षण में अधिक स्वेटिंग आना, पसीना अधिक आना, ईचिंग, एलोपेशिया, पाल्मर इरिदीमिया, विटिलिगो, डिजिटल क्लबिंग, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। और प्रजनन संस्थान से संबंधित एमेनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, अचानक एबॉर्शन हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो और इम्पोटेंस। नेत्रगत व्याधियों में एक्सोऑप्थेल्मस, आंखें बाहर निकल आती हैं,
लिड रिट्रैक्शन, लिड ऊपर चढ़ जाती हैं, फीलिंग ऑफ सम फॉरेन बॉडी इन आइज, आँख में कोई चीज़ चली गई है ऐसा महसूस होता है। लैक्रिमल सोल्यूशन, जो लैक्रिमल ग्लैंड से जो तत्व निकलता है, स्राव निकलता है, वो अधिक मात्रा में हो जाता है, अधिक मात्रा में निकलता है। कंजेशन ऑफ आई, लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी। अदर सिम्टम्स में हीट इंटॉलरेंस, फटीग, पुरुषों में स्तन का बढ़ जाना और प्यास का लगना, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंतःस्राव, थायरोक्सिन का मुख्य घटक आयोडीन है, जिसके साथ ट्राइरोसिन नामक एमिनो एसिड मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। आयोडीन की कमी होने पर इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा जानें। तो सबसे पहले तो निदान परिवर्जन और शोधन चिकित्सा। मैंने पहले कई बार बताया है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स में शोधन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। तो त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, फिर वमन करा दें और वमन के 15वें दिन विरेचन करा दें। वमन विरेचन की विधि मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको सबको मालूम है, अन्यथा आप मेरी किताब का सहारा भी ले सकते हैं। और पित्तनाशक चिकित्सा इसमें करना चाहिए। इसके अलावा रक्तमोक्षण भी बड़ा लाभप्रद है। जलकुंभी भस्म, जो मैंने कई बार बताई है कैसे बनाना है। जलकुंभी भस्म का प्रयोग 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। एक और अनुभवजन्य योग है, यवागु में मधु के छत्ते और घृत मिला करके सेवन कराएं। यवागु में मधु के छत्ते थोड़ा मिला लें और घृत मिलाकर सेवन करें, इससे तत्काल लाभ प्राप्त होता है। बेर की गुठली की मज्जा 5 ग्राम दिन में 2 बार लें। स्त्री दुग्ध में या गोदुग्ध में उदुम्मुर छाल को पीस करके चूर्ण बना करके सेवन कराएं, या उदुम्मुर छाल 10 ग्राम ले लें और ऊपर से स्त्री दुग्ध या गोदुग्ध। वैसे कायदा तो यह है, इसको पीस लेना चाहिए और फिर इसका कल्क का प्रयोग करना चाहिए। मधुर, मेध और कफ कारक गुरु आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पित्त अधिक बढ़ा हुआ आता है तो भस्मक रोग जैसे लक्षण उत्पन्न होने चालू हो जाते हैं। इसलिए मधुर, मेध और कफ गुरु पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। आयोडीन युक्त आहार का सेवन, आयोडीन नमक, दूध, प्याज एवं गाजर, इनका अधिक मात्रा में सेवन करें, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भस्मक रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। मालपुआ, खजूर आदि का सेवन कराएं। औषधियों में रस पीपरी 125 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, दिन में 2 मात्रा या 3 मात्रा इसका प्रयोग कर सकते हैं। 64 प्रहरी पिपली 250 मिलीग्राम और जलकुंभी भस्म 500 मिलीग्राम, दोनों मिलाकर के शहद के साथ चटाएं। इसके अलावा त्रिफला, विडंग और कांचनार छाल और गोक्षुर, त्रिफला, विडंग, कांचनार छाल और गोक्षुर, इनका बारीक चूर्ण तैयार करके 1-1 चम्मच पानी के साथ, गर्म पानी के साथ पेशेंट का सेवन कराएं। आमल की रसायन भी इसमें बहुत फायदा करता है। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी कांचनादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। गोक्षरादि गुल ये भी लाभ करती है। साथ में त्रिवृत को दुग्ध के साथ लें, त्रिवृत चूर्ण को दुग्ध के साथ या दुग्ध को त्रिवृत से सिद्ध कर लें और इसका सेवन करें। तो ये तो हल्का परगेटिव भी होता है और हार्मोन्स में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और गेहूं के आटे का हलवा, ये भस्मक रोग में लेना चाहिए। गेहूं के आटे का हलवा ये बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने अनुभवजन्य हाइपरथायरॉयडिज्म की चिकित्सा के बारे में चर्चा की। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार और कल फिर इसी वक्त हम आपसे मिलेंगे। जय आयुर्वेद।